हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। कश्मीर के इतिहास को लेकर के एक नई इबारत लिखी जा रही है। दरअसल अभी हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख थ्रू द एजेस नाम से एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। दोस्तों, कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें जानने समझने की आवश्यकता है। कारण यह है कि अक्सर यह विषय चर्चा के केंद्र में रहता है। हालांकि चर्चा का जो मेन आधार रहता है वह राजनीतिक रहता है, लेकिन हम लोग थोड़ा इतिहास को भी टटोलें, क्योंकि यदि हम इतिहास को टटोलेंगे तो शायद इससे राजनीतिक दुविधाएं, राजनीतिक विवादों को समाधान तक पहुंचने में और अधिक आसानी हो सकती है। आज की इस चर्चा में हम लोग इसी बिंदु पर एक एक करके थोड़ा विस्तार से बातचीत करेंगे। सामने आप वह तस्वीर देख रहे हैं जिसके माध्यम से श्री अमित शाह जी के द्वारा इस पुस्तक के विमोचन को दर्शाया जा रहा है। इस पुस्तक को मैं थोड़ा सा और इनलार्ज्ड वे में यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नाम से इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। और इस पुस्तक के संपादक हैं ICHR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के रघुवेंद्र तंवर जी हैं। उन्होंने ही इस पुस्तक के रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ध्यान रखिएगा कि रघुवेंद्र तंवर राइट नाउ ICHR के मुखिया हैं, प्रमुख हैं, और उन्होंने इस पुस्तक के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया। साथ ही इस अनुसंधान परिषद से संबंधित जो भी अन्य महत्वपूर्ण इतिहासविद हैं, विद्वान हैं, उनके द्वारा भी इस पुस्तक को एक बेहतर रूप देने में, प्रामाणिकता के साथ इसमें इतिहास को संकलित करने में, कश्मीर के बारे में बताने में बहुत बड़ा योगदान दिया गया है। और इस लिहाज से NBT यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट और ICHR की भूमिका निश्चित तौर पर सराहनीय यहां पर दिखती है। दोस्तों, यहां पर ध्यान रखिएगा कि जिस ICHR की बात मैं कर रहा हूं, ये अपने आप में भारत में इतिहास से संबंधित शोध अनुसंधान के लिहाज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान के तौर पर काम करता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत यह एक स्वायत्त संस्था की भूमिका निभाता है। साल 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। और राइट नाउ जिस इतिहास के बारे में, जिस कश्मीर के इतिहास के बारे में हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, इसके संदर्भ में भी यहाँ के शोधकर्ताओं के द्वारा जो प्रामाणिकताएं दी गई हैं, जो तथ्य दर्शाए गए हैं, उन सभी को इस पुस्तक में एक जगह रखा गया है। ठीक है जी। अब यह जो पुस्तक है आम जनता के लिए उपलब्ध हो चुकी है। कोई भी व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ करके कश्मीर के इतिहास को डिटेल में समझ सकता है। आइए हम लोग कश्मीर के इतिहास को इस चर्चा के द्वारा थोड़ा ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पुस्तक में जो शुरुआत की गई है कश्मीर के इतिहास को लेकर के, उसमें एक वाकया, एक बातचीत का जिक्र किया गया है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि महाभारत का युद्ध हो रहा है। एक तरफ कौरव सेना है, दूसरी तरफ पांडव सेना है। धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि भाई ये जो युद्ध हो रहा है, यह युद्ध किसके लिए हो रहा है, कौन सी भूमि के लिए यह युद्ध किया जा रहा है। तो संजय, जो कि पूरी दिव्य दृष्टि के साथ महाभारत के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को कर रहे हैं, वो बताते हैं कि महाराज, दरअसल 244 जनपदों के कंटेक्स्ट में यह युद्ध किया जा रहा है। और इन 244 जनपदों में एक जनपद कश्मीर भी है। ध्यान रखिएगा, इसी संदर्भ में यहां पर इसी घटना से, इसी वार्तालाप से इस कहानी की शुरुआत होती है इस किताब के अंतर्गत। तो इन 244 जनपदों में से एक जनपद कश्मीर के संदर्भ में भी बताया जा रहा है। अब दूसरा जो एक पक्ष है वो क्या कहता है? दूसरा पक्ष यह कहता है कि देखिए साहब, कश्मीर का जो शब्द है इसका निर्माण 2 अक्षरों से हुआ है, एक का और दूसरा शिमिर। ये दोनों जो शब्द हैं, इसके आधार क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पानी को सोख दी गई भूमि। यानी का मतलब यहां जल बताया गया है और शिमिर का मतलब यहां पर सोख लिया जाना बताया गया है। और यह काम किसके द्वारा किया गया है? तो एक ऋषि हैं जिनका नाम है कश्यप, उनके द्वारा यह काम किया गया है। इसमें वर्णन यह मिलता है कि एक झील है, उस झील को सोख लिया जाता है कश्यप ऋषि के द्वारा, और इसी आधार पर इसे कश्मीर कहा गया है। गेटिंग इट? अच्छा, ये तो बातें हुई इस संदर्भ में। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नवपाषाण काल के बारे में बातचीत करते हैं। यहां पर दोस्तों 2 महत्वपूर्ण नवपाषाण कालीन स्थलों के बारे में जिक्र मिलता है। एक है बुर्ज होम और दूसरा है गुफ कराल।
ये दोनों ही नवपाषाणकालीन स्थल कश्मीर से ही जुड़े हुए हैं और यहाँ बुर्जहोम में गर्त आवास के बारे में जानकारी मिलती है, जहां पर लोग गड्ढे में घर बना करके रहते थे बहुत अधिक ठंड से बचने के लिए। वहीं गुफकराल में भी नवपाषाणकालीन स्थल के साक्ष्य में मिले हैं। गुफकराल का मतलब होता है कुम्हार की गुफा। गेटिंग इट। इसके अलावा जब हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें सिंधु घाटी सभ्यता, यानी इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूं तो IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इसकी उत्तरी सीमा है वो मांडा से लगती है और यह मांडा भी इसी जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। तो इस तरीके से हमें कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य कश्मीर को लेकर के, कश्मीर के इतिहास को लेकर के मिलते हैं। वहीं तीसरी तरफ श्रीनगर के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि मौर्य शासक सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी 250 ईसा पूर्व में। श्रीनगर के संदर्भ में कहा जाता है कि श्री का मतलब होता है लक्ष्मी और नगर का मतलब तो सिटी यानी कि नगर, यानी एक ऐसा शहर, एक ऐसा नगर जहां पर लक्ष्मी का वास हो, जहां पर बहुत अधिक संपन्नता हो, और इसी लिहाज से इसका नाम श्रीनगर रखा गया था सम्राट अशोक के द्वारा। हालांकि कुछ अन्य भी जो विद्वान हैं इस संदर्भ में अपना पक्ष रखते हैं कि दरअसल ये सम्राट अशोक मौर्य शासक सम्राट अशोक नहीं, बल्कि इस क्षेत्र का ही एक क्षेत्रीय राजा है जिसका नाम राजा अशोक था। तो इस तरीके से कुछ एक अस्पष्टता की स्थिति भी यहां पर इस संदर्भ में मिलती है। लेकिन इस पुस्तक में, जिस पुस्तक की हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख थ्रू द एजेस, इसमें इस संदर्भ में क्या कुछ कहा गया है ये तो हम लोग को और अधिक विस्तार से पढ़ने पर ही जानकारी मिल पाएगी। इन बिटवीन जो सामान्य तौर पर जो इतिहास से संबंधित गतिविधियां हैं उसके आधार पर ये जानकारियां मिलती हैं। इसके बाद ज्योतिश्वर मंदिर के निर्माण के बारे में दोस्तों जानकारी मिलती है 200 ईसा पूर्व में, और इस ज्योतिश्वर मंदिर का निर्माण किया गया है अशोक के ही, यानी जो मौर्य शासक अशोक हैं उनके बेटे जालौक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और यहां पर भगवान शिव का मंदिर बनवाया गया था, शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और इसी मंदिर के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इसी मंदिर के पास में बाद के समय में 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद की स्थितियों को यदि हम देखते हैं तो फिर वहां पर हमें आदि शंकराचार्य के बारे में जानकारी मिलती है। आदि शंकराचार्य ने यहां पर रहते हुए एक सौंदर्य लहरी नाम से पुस्तक की भी रचना की थी। सौंदर्य लहरी की रचना यहाँ पर इसी मंदिर के आसपास रहते हुए की थी। और यहाँ पर जो हम लोग मंदिर के संदर्भ में यहाँ ये जो पुस्तक में देख रहे हैं ना, ये मंदिर दरअसल इन्हीं आदि शंकराचार्य से संबंधित है। इसे अब आदि शंकराचार्य मंदिर कहा जाता है ना। पहले क्या कहा जाता था? पहले ज्योतिश्वर मंदिर कहा जाता था, बाद में इसे आदि शंकराचार्य मंदिर कहा जाने लगा। तो ये चीजें हम लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। फिर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो 7वीं सदी के समय में कारकोट वंश का शासन हमें यहाँ पर दिखता है। कारकोट वंश के समय में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसका नाम है ललितादित्य मुक्तापीड, ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा एक मंदिर की स्थापना की जाती है। भगवान सूर्य को समर्पित यह मंदिर, जिसे मार्तंड सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। और देन आफ्टर अगला जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश आता है जिसका नाम है उत्पल वंश, और इस उत्पल वंश से संबंधित एक व्यक्ति जिसका नाम है क्षेमगुप्त, उसकी शादी होती है लोहार वंश से संबंधित एक कन्या से जिसका नाम है रानी दिद्दा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो कारकोट वंश है इसके संस्थापक हैं दुर्लभ वर्धन। यहां पर मैं ब्रीफ में इनके बारे में बताता चला जाता हूं, अदरवाइज एक बहुत लंबी क्लास हो सकती है। कश्मीर के इतिहास को लेकर के लंबी क्लास इनफैक्ट हो सकती है, तो मैं केवल आपको ब्रीफ में यहां बताता चला जाता हूं कि कैसे कैसे गतिविधियां आगे बढ़ी हैं। कारकोट वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं दुर्लभ वर्धन, और दुर्लभ वर्धन के बाद के कड़ी में जो ललितादित्य मुक्तापीड आते हैं उन्हीं के द्वारा मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया जाता है जो कि भगवान सूर्य को समर्पित है, ये मैंने आपको बताया। देन आफ्टर लगभग 9वीं सदी में उत्पल वंश की स्थापना की जाती है अवंती वर्मन के द्वारा, और इसी वंश के अंतर्गत अवंती वर्मन, मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे, अवंती वर्मन के द्वारा, और इसी वंश के अंतर्गत क्षेमगुप्त
नाम के एक व्यक्ति हैं जिनकी शादी होती है लोहार वंश से, जो कि उत्पल वंश के बाद का जो एक शासक वंश है, इस रूप में जाना जाता है। क्षेमगुप्त बाद का शासक है। इसी के समय में धीरे धीरे लोहार वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है और लोहार वंश का जो संस्थापक उसका नाम है उदयन देव। इस वंश का जो संस्थापक है वो है उदयन देव। कई बार एग्जामिनेशन में इन सभी को लेकर के सवाल भी बनते हैं कि कश्मीर में कौन सा शासक वंश पहले आया, कौन सा शासक वंश बाद में आया। तो ये क्रम से आप ध्यान में रखिएगा, कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश, और इसी क्रम से आपको ध्यान में रखते हुए इसको याद भी रखना है। तो यहां पर लोहार वंश के अंतर्गत ही रानी दिद्दा आती हैं, जो कि क्षेमगुप्त से विवाह करती हैं, जो उत्पल वंश से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो यहां पर इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा कि रानी दिद्दा बिलोंग करती हैं लोहार वंश से और क्षेमगुप्त बिलोंग करते हैं उत्पल वंश से। ठीक है जी, इन दोनों के बीच में विवाह होता है, लेकिन क्षेमगुप्त की मौत हो जाती है कुछ ही समय में। देन आफ्टर जो रानी दिद्दा हैं, उन्होंने लंबे समय तक शासन किया। 1003 ईस्वी तक इन्होंने शासन की बागडोर अपने हाथों में संभाले रखी थी, है ना। ईस्वी तक शासन की बागडोर संभाली। गेटिंग इट? ये सब कुछ जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, ऐतिहासिक घटनाक्रम है, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब आगे की गतिविधियों को देखते हैं। यहाँ पर मैंने इस मार्तंड मंदिर की तस्वीर यहाँ मेंशन कर दी है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो ललितादित्य मुक्तापीड ने करवाया था। और ललितादित्य मुक्तापीड किस वंश से जुड़े हुए व्यक्ति हैं? तो कारकोट वंश से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। देन हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला एक वंश आता है जिसका नाम है शाहमीर वंश। ध्यान रखिएगा दोस्तों, शाहमीर वंश ने लगभग 200 से भी अधिक साल तक शासन किया है। और इसी शाहमीर वंश से संबंधित एक व्यक्ति है सिकंदर शाहमीर, जिसके द्वारा इस मार्तंड मंदिर को तहस नहस भी कर दिया गया था। और इसी वंश के अंतर्गत एक अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जिनका नाम है जैन उल आबिदीन। इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कश्मीर का अकबर या फिर बड़ शाह यानी कि बड़ा शाह, बड़ा राजा के तौर पर भी इनको जाना जाता है। ये बहुत ही उदारवादी चरित्र के व्यक्ति हैं, बहुत ही सौम्य प्रकृति के ये व्यक्ति थे। और जैन उल आबिदीन के द्वारा कश्मीर में नए सिरे से जो एक सांस्कृतिक सौहार्द है, इसको स्थापित करने की कोशिश की गई थी। इनके द्वारा कहा जाता है कि इन्होंने किसी भी स्तर पर जो एक सांस्कृतिक तनाव है वो जन्म नहीं लेने दिया और सांस्कृतिक सौहार्द को लगातार प्रोत्साहित किया। और इनके द्वारा हिंदू से जजिया कर नहीं लेने की बात कही गई। इनके द्वारा गो हत्या को निषेध कर दिया गया, है ना। तो ये सारी कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां इनके द्वारा इनके शासनकाल में की गई थी। आप समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं उनको उन्होंने भी सपोर्ट किया, उसका समर्थन किया। गेट, ये सारी चीजें यहां पर ध्यान रखिएगा। इन्हीं के बारे में एक और जानकारी मिलती है कि इन्होंने कुतुब नाम से फारसी में कविताएं भी लिखी, कविता लिखी। कई सारे पक्ष यहां पर इनके बारे में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने 9 शहर नाम से एक शहर की भी स्थापना की। 9 शहर नाम से इन्होंने एक शहर की भी स्थापना की। जैना लंका नाम से भी एक क्षेत्र की स्थापना की। ये सारी बातें हमें जैन उल आबिदीन के संदर्भ में दिखती हैं।
अब हम लोग थोड़ा सा इसमें और इतिहास में आगे बढ़ते हैं। देन आफ्टर 1586 का समय आता है जबकि अकबर के द्वारा, मुगल सम्राट अकबर के द्वारा कश्मीर पर नियंत्रण किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि जो जैन उल आबिदीन है वो अकबर के बहुत पहले के शासक हैं। यहां पर बेशक इनको कश्मीर का अकबर कहा गया है, लेकिन अकबर बाद में हुआ है। लेकिन अकबर भी चूंकि धार्मिक सहिष्णुता को महत्व देता था, इस लिहाज से बाद के विद्वानों ने जैन उल आबिदीन को भी इस तरीके से सुशोभित किया है, एक बहुत ही बेहतर नाम दिया है, कश्मीर का अकबर कहा है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं। 1819 का दौर आता है बच्चों। इस दौरान में महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा कश्मीर को सिख साम्राज्य में मिलाया जाता है। सिख साम्राज्य में मिलाया गया, लेकिन बाद के समय में फिर से चूंकि ब्रिटिश और सिखों के बीच में लगातार तनातनी चल रही थी, उसके बाद 1846 ईस्वी में मार्च 1846 में एक संधि होती है जिसे कहा जाता है अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि, और इस संधि में एक तरफ ब्रिटिश हैं और दूसरी तरफ डोगरा वंश के राजा हैं। डोगरा वंश के राजा गुलाब सिंह, है ना, गुलाब सिंह। इनके बीच में इस संधि के द्वारा यह होता है कि ब्रिटिश सरकार कहती है कि देखिए आप हमको 75 लाख रुपया दे दीजिए और आप कश्मीर अपने पास रख लीजिए। गुलाब सिंह जी कहते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और इस तरीके से कश्मीर जो है इनके नियंत्रण में आ जाता है। कश्मीर, जम्मू और लद्दाख का जो पूरा इलाका है वो इन्हीं के नियंत्रण में फिर आफ्टर दैट टाइम आ जाता है। 1846 की बात यहां पर ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर इसी वंश में, इसी डोगरा वंश में आगे का क्रम जारी रहता है। रणबीर सिंह आते हैं, रणबीर सिंह के बाद प्रताप सिंह आते हैं, प्रताप सिंह के बाद राजा हरि सिंह आते हैं, और ये राजा हरि सिंह वही हैं जो कि साल 1947 के समय में क्या किया है, उन्होंने जम्मू कश्मीर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया है, और देन आफ्टर जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का अभिन्न अंग बन गया है। ये साल 1925 में राजा बनते हैं और इसके बाद की गतिविधियां आगे बढ़ती जाती हैं। यहां दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसी बीच 1932 का भी एक दौर आता है जबकि शेख अब्दुल्ला नाम के एक व्यक्ति हैं जिनके माध्यम से जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नाम से एक राजनीतिक दल की स्थापना की जाती है ना। शेख अब्दुल्ला द्वारा जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना। और जानते हैं आप, इसी जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को साल 1939 में नेशनल कॉन्फ्रेंस कहा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे कहा गया, और यही शेख अब्दुल्ला हैं जिनके बेटे का नाम है फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे का नाम है उमर अब्दुल्ला, जो कि राइट नाउ जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं, है ना। ये है पूरा जो इतिहास है जम्मू कश्मीर के संदर्भ में। एक मोटे तौर पर मैंने यहां पर आपको बताया है। जो किताब जो विमोचित की गई है उस किताब में तो और अधिक विस्तार से लगभग 200 से भी अधिक पृष्ठों में ये किताब रची गई है, इसको लिखा गया है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर एक ब्रीफ में, जो सामान्य तौर पर एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते आपको कश्मीर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उस संदर्भ में मैंने आपको इस चर्चा के द्वारा बताया है ताकि आप इसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग को अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों यहीं पर हम लोग आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ।
तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और साथ ही यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो P2I फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना मत भूलिए। 7 जनवरी से नए बैचेस की शुरुआत की जा रही है। 2026 के लिए यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। इसके जरिए 26,999 रुपये में आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं और यदि 2027 के लिए आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो फिर 32,999 रुपये में आप इस कोर्स से जुड़ करके बहुत ही बेहतर तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से आप इस परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं और अपनी तैयारी और आसान कर सकते हैं। तो आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।